हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस, जहाँ पर हम आपकी फिज़िक्स को इतना इजी कर देते हैं कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आज के अब अपने इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर 3 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक हमारा है टॉपिक करंट के बाद टाइप्स ऑफ करंट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द ओम्स लॉ, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट एंड लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हम इस चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें हमारी ईमेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ leeclasses@gmail.com। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक इज द करंट। व्हाट डू यू मीन बाय द करंट? करंट क्या चीज़ है? आप सभी को पता है कि जब आप कोई भी स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं। और जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे आपका फैन, आपका लाइट, आपका कूलर, एसी, कुछ भी जो चीज़ें है वो क्या होती है, चलने लग जाती है आपकी, है ना। तो वो किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द करंट ओनली। किसकी वजह से बेटा? वो इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द करंट। तो करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या बोल रही हूँ मैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं करंट। कि जब पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हमारा करंट। और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? हम करंट को डिनोट करते हैं आई से। ओके, करंट को हम डिनोट किससे करते हैं? आई से। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम मीन्स चार्ज बाय टाइम। ओके, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो यहाँ से हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टू। वेट ए मिनट, आई थिंक सो रिफ्लेक्शन इज कमिंग, so I'm just keeping it correct. I hope now it is clear. Yes. तो अब हमारे पास क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है इसका यूनिट क्या होती है। ठीक है, हर चीज की यूनिट है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है आपके पास करंट, दैट इज एम्पियर। ओके, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है इसका? एम्पियर। एम्पियर कहाँ से आया? एम्पियर आया आपका किससे? फ्रॉम वेयर दिस एम्पियर कम? इन्होंने, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट को डिस्कवर किया था और उनके नाम से इनका क्या बना था? करंट की यूनिट बनती दैट इज एम्पियर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास हो गई एसआई यूनिट। और करंट को मेजर करने का डिवाइस कौन सा होता है? वो होता है आपके पास एमीटर। ठीक है, करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? एमीटर। और ये एमीटर कहाँ से आया? एमीटर आया आपके पास एम्पियर का फर्स्ट वर्ड ले लिए एम, और मीटर जो है वो डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, तो वो क्या बन गया आपके पास? एम मीटर। आई होप आपको ये करंट का टॉपिक समझ आया होगा कि करंट क्या होता है, कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और बेसिकली जब हम कन्वेंशनली अगर हम बात करें करंट की, तो करंट जो है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप कहीं से ही बात कर लो, अगर करंट में आपके पास चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, और कहाँ से एंड हो जाएगा? आपके नेगेटिव पे जाके वो आपके एंड हो जाएगा। ओके, सो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन कौन सी होती है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। उसके बाद आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ करंट के ऊपर। टाइप्स ऑफ करंट हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ भी रखा है क्लास 10 में। वो होता है एसी एंड डीसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब क्या होता है? और ये होता है आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग। और डीसी का मतलब क्या है? डीसी इज नोन एज डायरेक्ट करंट। ये आपने शायद पढ़ भी रखा है क्लास 10 में, डायरेक्ट करंट। अब एसी में क्या होता है? एसी का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब कि आपका जो करंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पीरियोडिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन पीरियोडिकली वो क्या रह रहा है? पीरियोडिकली वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या बोलेंगे? करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ये प्लीज आप पूरा लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअसली बट डायरेक्शन चेंजेस periodically, but direction changes
पीरियोडिकली, जिसके अंदर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होगी। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम इसका ग्राफ बनाए ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करंट और टाइम का डायरेक्शन बना रही हूँ, ये आपके पास करंट हो गया y एक्सिस पे, और ये हो गया आपका टाइम x एक्सिस पे। ओके, अगर यहाँ से हम टाइम देख रहे हैं तो ये 0 होता है, और यहाँ तक आपका 360 आता है, और बीच में कितना आता है? ये आपका हो गया पाई। ओके, इसकी जो वैल्यू है इस हर एक पॉइंट पे वो तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, कि एक पीरियड के बाद वो चेंज हो रहा है। 0 से पाई में क्या था? वो पॉजिटिव था, और पाई से 2 पाई में क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। तो एक साइकिल के अंदर उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है? इट गेट्स चेंजेस। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो कि एसी क्या होता है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? डीसी की। नाउ कम टू द डीसी करंट। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि करंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, और जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या बोल रही हूँ? करंट हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। उस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम रहते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज योर डीसी करंट। क्या बोलते हैं इसको हम? डीसी करंट। और डीसी जो है वो कहां से कहां फ्लो करता है? डीसी हमेशा फ्लो करता है आपका टाइम के डायरेक्शन में। डीसी कहां फ्लो करता है? टाइम के डायरेक्शन में। नाउ इट इज विजिबल टू यू माइट बी, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास करंट की डायरेक्शन, और ये हो गया आपके पास टाइम की। इट मींस यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या है? आपकी फिक्स है, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर डीसी करंट। तो डीसी के अंदर क्या है? डायरेक्ट करंट है, और क्या कहते हैं एसी के अंदर क्या है? आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर आपने कभी देखा हो कि आपके घर में जो बैटरी होती है इन्वर्टर की, वो बैटरी कौन सा करंट देती है? वो करंट देती है डीसी करंट। हमेशा याद रखिएगा, बैटरी आपकी कौन सा करंट देती है? डीसी करंट। जब वो डीसी करंट कहाँ जाएगा? जब वो डीसी करंट आपके इन्वर्टर में जाएगा, तो इन्वर्टर क्या करेगा? उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और एसी के वो एसी इन्वर्टर से कहाँ जाएगा? आपकी पावर सप्लाई में जाएगा, और आपके पावर सप्लाई से जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके चल रहे हैं उसके अंदर कौन सा करंट जाएगा? दैट इज योर एसी करंट। ओके, क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर जाएगा तो डायरेक्ट करंट से आपके जो सिस्टम्स है वो क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कौन से? उसमें क्लास 10 में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, कि अगर हम किसी भी फिजिकल कंडीशंस को लाइक टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, तो उसमें जो आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के, ठीक है। तो ये आपने पढ़ भी रखा है, तो मैं इसका डायरेक्शन सिंपल ये लिखूंगी कि पोटेंशियल अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल अप्लाइड जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाइड का मतलब क्या हो गया? V, और करंट का क्या मतलब हो गया? I। जब आप V और I को के प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, और वो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? इट इज इक्वल टू R। R क्या है? R जो है आपका वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हम इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका इट इज अ डिवाइस विच अपोजेस या विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो कि आपके फ्लो ऑफ करंट को क्या करे? रेजिस्ट करे या अपोज करे, इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओम्स लॉ से देखा V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V किसके हो गया? इक्वल टू I इंटू R के इक्वल हो गया। और यहाँ से अगर हम इसकी SI यूनिट बताएं तो वो क्या होती है? दैट इज ओम, ठीक है। यहाँ R की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी ओम। ये अभी हम डिस्क्रिप्शन में आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अब ओम्स लॉ से हमारे पास कुछ सर्किट्स आते हैं, दैट इज ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। टाइप्स हैं इसके। ओमिक सर्किट नाम से कुछ पता चल रहा है। ओमिक सर्किट के नाम से क्या है? कि जो डिवाइसेस क्या ओबे करते हैं? किसको ओबे करते हैं? ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हम ओमिक सर्किट बोलेंगे। तो अगर हम लिखें सर्किट्स विच ओबे, आप लिखेंगे सर्किट्स विच ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसको क्या बोलेंगे? ओमिक सर्किट बोलेंगे। अगर हम ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में, तो आपके जो ग्राफ के केस में जो ग्राफ बनता है, यहाँ आप अगर V लेते हैं, यहाँ अगर I लेते हैं, तो क्या बनेगा आपका? एक स्ट्रेट पाथ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? ये स्ट्रेट पाथ है, जो रेजिस्टेंस है ये क्या शो कर रहा है? इस स्लोप जो है आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा है, दैट इज V एंड I के अक्रॉस आपके जो स्ट्रेट पाथ है वो आपको क्या शो कर रहा है? दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या आपके पास? कांस्टेंट टर्म है। अब एग्जाम में बहुत बार ये चीज पूछी जाती है आपकी
कि आपको दो ग्राफ दे दिए जाएंगे। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सपोज करिए मैंने दो कंडीशन दे दी, एक तो ये दे दी आपके पास V और I, जिस केस में मैंने आपको दो रेजिस्टेंस दिखा दिए, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और एक ग्राफ दे दिया, ये है V, ये है I। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास R1 R2, ये एंगल θ2 θ1 ले लीजिए, ये एंगल θ2 ले लीजिए, ठीक है। ये दो केसेस दे दिए, तो आपको इन दोनों ग्राफ में से बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किससे। अब अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है, क्योंकि 1 मार्क्स में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे स्लोप निकालेंगे। अगर आपको एंगल नहीं दे रखा तो आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। सपोज करिए कि आपने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया इस लाइन पर, आपने क्या कर दिया, इस लाइन पे पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इससे हमने V पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको हमने V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 होगी, ये 2 होगी, इट मींस V2 इज ग्रेटर देन V1। जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि R1 इज ग्रेटर देन R2, बिकॉज R1 का पोटेंशियल R2 से क्या है, मैक्सिमम है। दैट्स हम क्या बोलेंगे कि R1 इज ग्रेटर देन R2। लेकिन अगर हम बात करें एंगल की, एंगल में बहुत ध्यान से देखना, एंगल किसका ज्यादा है, यहाँ पे θ1 जो है वो θ2 से क्या है, मैक्सिमम है, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम। तो θ1 किसका है आपके पास रेजिस्टेंस, R2 का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, R2 इज ग्रेटर देन R1। आई होप आपको समझ आया हो कि किसका रेजिस्टेंस किससे मैक्सिमम होगा। ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप स्लोप देखेंगे, दूसरी बात आप उसके एंगल देखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे उनके साथ, और वहां से आप बता देंगे कि किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज अ नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। वो क्या है आपके पास, नॉन ओमिक सर्किट, नाम से पता चल रहा है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक का मतलब क्या है, जो कि ओम्स लॉ को ओबे ना करे, ठीक है। सर्किट विच डू नॉट फॉलो, ये आ जाएगा सर्किट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ही ना करे, उसको क्या बोलेंगे, हम नॉन ओमिक सर्किट बोलेंगे। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, नॉन ओमिक सर्किट का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे आप। नॉन ओमिक सर्किट्स के केस में जो आपके एग्जांपल आते हैं वो आते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आते हैं, ट्रायोड्स आ जाते हैं, डायोड्स आ जाते हैं, जो कि आप आगे आई थिंक सो यूनिट नंबर 9 में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। उनमें जो आपके ग्राफ्स आते हैं वो कैसे आते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं। ये आपके पास होता है रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केस में। और अगर हम सिंपल V और I का ग्राफ लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये V है और ये I है, और ये ग्राफ हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ट्रायोड्स का केस हो सकता है, डायोड्स का केस हो सकता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का केस हो सकता है। तो इस केस में क्या ये जो ये लाइन है, स्लोप है, क्या वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो 0 से स्टार्ट होता तो हम इसको क्या बोलते हैं कि वो ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो किसी पर्टिकुलर V वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो जब वो पर्टिकुलर किसी V वैल्यू से स्टार्ट होता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो ओमिक डिवाइस ना हो के वो कैसा बन जाता है, नॉन ओमिक डिवाइस हो जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं ओमिक डिवाइसेस की, वो लिमिटेशंस के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो कि नॉन ओमिक डिवाइस सर्किट्स क्या होते हैं, वो सर्किट जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, एट एनी कॉस्ट वो ओबे नहीं करते, ठीक है। अब इसमें ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस आती है वो क्या आती है, ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो होती है, सबसे पहला है कि ये जो है नॉन ओमिक सर्किट के लिए, नॉन ओमिक सर्किट के ओम्स लॉ जो है जरूरी नहीं कि वो सभी के लिए फॉलो हो, ठीक है, ओबे करे। तो हम क्या लेते हैं, उसके अंदर नॉन ओमिक सर्किट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये पहली लिमिटेशन होगी कि हम ये बोल सकते हैं कि ओमिक सर्किट जो है वो सभी के लिए क्या नहीं है, फॉलो नहीं करते। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड लिमिटेशन की, इसके सेकंड लिमिटेशंस क्या होती हैं कि अगर हम क्या कहते हैं किसी कंडक्टर में से क्या करवा रहे हैं, लार्ज करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सपोज करिए हमने क्या करा, हमें बताया कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT होता है, ठीक है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लार्ज करंट किसी के से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर से फ्लो करवा रहे हैं,
लार्ज करंट होने की वजह से उसका हीटिंग डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स एच मैक्सिमम हो जाएगा करंट को इंक्रीज करने की वजह से। करंट इंक्रीज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और करंट इंक्रीज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलने की बजाय हमें क्या मिलेगी, थोड़ी सी वो लाइन कैसे हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, हमें क्या चाहिए थी, कर्व, स्ट्रेट पाथ चाहिए था ओम्स लॉ में, ये होता है वी और आई। ठीक है, स्ट्रेट पाथ होता है। अब मैंने क्या बोला कि हीटिंग एलिमेंट जो है, हीटिंग डिवाइस बहुत ज्यादा हीट हो गया, करंट मैक्सिमम था, करंट मैक्सिमम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, ठीक है, ओम्स लॉ के केस में, अब वो लाइन हमें कैसे मिल जाएगी, अब वो लाइन हमें मिल जाएगी एक कर्व पाथ में। कैसे मिल जाएगी हमें, कर्व पाथ में। तो यहाँ से ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है ओम्स लॉ की कि करंट के इंक्रीज होने पर हीटिंग एलिमेंट के का भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारा जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलना चाहिए था वो स्ट्रेट ना होकर कैसी हो जाएगी, एक कर्व पाथ हो जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। और अगर आपको यहाँ तक कोई भी किसी की भी तरह की कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार, अपना सपोर्ट प्लीज़ इसी तरह से दिखाते रहिए, बिकॉज वी रियली वांट दैट। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके केयर की और आपके ब्लेसिंग्स की, सो दैट वी विल इम्प्रूव आवर चैनल और वी विल इंक्रीज आवर चैनल। और आपके लिए डेली क्या लेकर आए, नई नई वीडियोस लेकर आए, ताकि आप जो है अपने फिजिक्स को टिपिकल ना समझे, आप उसको ईजी समझे। और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ स्टे एट योर होम, स्टडी एट योर होम एंड बी केयरफुल एट योर होम। थैंक यू सो मच।